Good morning, students. Here, Dr. Ashal Sharma, Associate Professor in Geology, Rajrishi College, Alwar. Today, we will talk with you about the introduction of semester 3rd syllabus Geology. We know in semester scheme that two papers are there. Number one, mammalian physiology. Second one is the biotechnology and immunology. पहला पेपर आपका मैमेलियन फिजियोलॉजी स्तनी कार्य की और दूसरा पेपर जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान है। आप जानते हैं प्रत्येक पेपर जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है वो 35 नंबर का होता है, तो 35 मार्क्स का और 15 मार्क्स का कंटिन्यूस असेसमेंट C1 होता है, जिसमें आपके टर्म टेस्ट और होम असाइनमेंट होता है। मैमेलियन फिजियोलॉजी पेपर में जो पहली यूनिट है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में जो सिलेबस है वो इस तरह से है कुछ। इसमें कहा है नेचर ऑफ फूड स्टफ। तो नेचर ऑफ फूड स्टफ के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स ये सब शामिल होते हैं, उनके बारे में। फिर हम बात करते हैं डाइजेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इट मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। तो वहाँ पर आपको पाचक एंजाइम्स के बारे में और पाचन की क्रिया के बारे में एंड देयर एक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में पाचन की क्रिया कैसे होती है वो हमें यहाँ समझना है और हम बताएंगे आपको। फिर बात आती है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। पाचन का हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है, डिफरेंट टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम से डिफरेंट टाइप का डाइजेस्टेड फूड जो है डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब होता है, तो फिर वहाँ एब्जॉर्प्शन की बात होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सेकेंड यूनिट सर्कुलेशन से संबंधित, जिसे हम परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण में रक्त परिसंचरण तंत्र का यहाँ पर जिक्र है किया जाएगा, जिसमें रक्त का संगठन, रक्त के संगठन में आप जानते हैं कि प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के क्या कार्य हैं। हम वैसे कहते हैं कि ढेरों कार्य ब्लड करता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसी तरह से लिम्फ के क्या कार्य हैं। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में, रुधिर का थक्का कैसे बनता है। कहीं भी चोट लग जाती है तो ये तो होता नहीं है कि कंटिन्यू ब्लड फ्लो करता रहता हो, रुधिर 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर जो है रुक जाता है बहते हुए, तो वो से हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर दो तरीके हम काम में लेते हैं कि 3 स्टेप में ये काम पूरा होता है वैसे तो, पर हम यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के अंदर एंजाइम कैस्केड सिद्धांत थ्योरी और एक वाटरफॉल स्कीम यहाँ पर हम बताएंगे आपको। कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र के बारे में हम जानते हैं कि हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, तो जो 72 बार धड़कता है तो एक धड़कन में कितना समय लगा, लगभग 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। और 0.8 सेकंड के अंदर एक धड़कन पूरी होती है। और एक धड़कन किसे कहते हैं, हार्ट बीट, जिसमें 2 प्रोसेस शामिल होते हैं, एक तो डायस्टोल और एक होता है सिस्टोल। अर्थात डायस्टोल और सिस्टोल, जिसे यहाँ पर हम कहेंगे अनुशीतलन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसे हम यहाँ पर कहेंगे। तो उसके बाद में हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। रक्तचाप या रक्तदाब, रक्तदाब जिसे हम कहें तो क्या होगा, हम जानते हैं रुधिर
रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो जो रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है, इसके कारण से यहाँ रुधिर धमनियों की या शिराओं की जो धमनियों की जो भित्तियों पर जो प्रेशर लगता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, ये हार्ट डिजीज है, जिसे हम कहते हैं कि भाई हार्ट में कहीं भी थोड़ा पेन होता है तो इन सब के लिए, या हाथ सीने में से दर्द शुरू होकर लेफ्ट आर्म में पहुंचता है, तो इस तरह की बात यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ एंजाइना पेक्टोरिस, तो एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन दोनों इसी तरह की डिजीज हैं। ईसीजी, इकोएनकार्डियोग्राम, हम हार्ट स्वस्थ है या नहीं है, इसके बारे में आपने बहुत सारी जगह पर सुना होगा, डॉक्टर्स लिख देते हैं ईसीजी करवा लाओ। तो ईसीजी जो है हार्ट की बीट्स का जो ग्राफ है, वो यहाँ पर, उससे हार्ट की हेल्थ के बारे में पता लगता है कि हृदय स्वस्थ है या नहीं है। तीसरी यूनिट में रेस्पिरेशन, जिसे हम श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया आप अगर से पूछें तो आप श्वसन के लिए सीधे सीधे एक बात कहेंगे कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का अंदर लेना और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। तो ये ही बात नहीं होती है। एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर जो है, हम कहें कि लंग्स में ऑक्सीजन का प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन वहाँ से, तो ये बात, इतनी सी बात आप कहेंगे वातावरण से। लेकिन श्वसन में हम यही शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि लंग्स के आगे भी ऑक्सीजन को पहुँचाना होता है। तो ये लंग्स के अंदर और कहाँ पर, ब्लड में। तो लंग्स से ब्लड में रुधिर पहुँचा, तो ऑक्सीजन पहुँची और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में वापस आया। तो ये जो क्रिया होती है लंग्स से और ब्लड में जाने की और ब्लड से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड के लौटने की, इसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैकेनिज्म रेस्पिरेशन की, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं एक तरह से। शुरुआत में हम ब्रीदिंग की बात करेंगे, और ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी कहते हैं। और ये बात इतनी सी जो है कि बाहरी वातावरण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन का पहुंचना और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये ब्रीदिंग कहलाते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यूज, तो यहाँ पर ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन का पहुंचना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लंग्स में पहुंचना, इसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यूज। ये फिर बात आती है कि यहाँ ब्लड में पहुंचने के बाद ही काम खत्म नहीं होता, ब्लड के साथ में ट्रांसपोर्ट की जाती है, कहाँ तक, अप टू द टिश्यू और सेल्यूलर लेवल पे, सेल्स तक पहुंचता है। तो सेल्स तक पहुंचे तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो यहाँ पर आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में डिजोल्व होकर हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर आरबीसी के साथ में आकर, कई तरह की हैं, हम बात करेंगे आपसे बाद में। मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसका रेगुलेशन कैसे होगा, श्वसन का नियंत्रण कैसे, इन सब की क्रियाविधि का नियंत्रण कैसे होता है, उसका नियमन कैसे होता है, वो सब हम बात करेंगे आपसे। अब इसी यूनिट के अंदर एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या, उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन में क्या होगा, हम जानते हैं उत्सर्जन किसके लिए काम में लिया जाता है, एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट के शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब इसके लिए जो इसकी जो फंडामेंटल यूनिट कहलाती है या संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है, वो कहलाती है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर आपने पढ़ रखा है कि बोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है,
हेनले लूप होती है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं इसकी संरचना में। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, पहले किडनी की संरचना और उसके कार्य बताने हैं। और हम जानते हैं हमारी किडनी मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी होती है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस से और बोमन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात आ जाएगी। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग वेसल, इन सब में से जो छनित्र है यहाँ से, उस छनित्र का कुछ यूजफुल पार्ट वापस अवशोषित किया जाता है और कुछ आयंस हैं, ग्लूकोज है, तो जो भी काम के पदार्थ हैं उनको कुछ को वापस अवशोषित कर लिया जाता है और वो काम यहाँ पे होता है। एक्सेस में जो वाटर जा रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे होते हैं, उनका यहाँ बैलेंस किया जाता है। ये पार्ट एक्सक्रीशन में हम यहाँ पर शामिल करते हैं। चौथी यूनिट के अंदर नर्वस सिस्टम यहाँ पर होगा और नर्वस सिस्टम की जहाँ तक बात करते हैं उसकी संरचनात्मक इकाई की अगर हम बात करें और फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वो क्या होगी, न्यूरॉन। न्यूरॉन उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे, आप जानते हैं सोमा होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन होता है। ओरिजिन एंड प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो किसी भी नर्व सेल के अंदर आवेग का उत्पन्न होना और उसका कंडक्शन होना, ट्रांसमिशन होना, ये कहलाएगा यहाँ पे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ओ नर्व इम्पल्स प्रोपगेशन। यहाँ से दूसरी नर्व मिले, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन मिले, तो दूसरे न्यूरॉन के साथ में और पहले न्यूरॉन का एक्सोन जहाँ ख़त्म होता है, दूसरा न्यूरॉन का सोमा पार्ट जहाँ से शुरू होता है, इन दोनों के बीच की जंक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स। तो यहाँ से इम्पल्स यहाँ तक कैसे पहुँचे, मतलब फर्स्ट एक्सोन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किस प्रकार से, फर्स्ट से सेकंड न्यूरॉन तक किस तरह से आवेग पहुँचता है, वो कहलाता है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे एस्टाइल कोलिन और कुछ दूसरे केमिकल हैं, उनका न्यूरो हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं, उनका योगदान होता है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्च हम जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ब्रेन को पता ही नहीं होता और वो क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। जिस तरह से आप साइकिल चलाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप पैडल मार रहे हैं या नहीं मार रहे। जिस तरह से आप जो है बाइक चला रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि आपको किधर जाना है और अपने आप ही बात करते करते दो दोस्त और गाड़ियाँ चलती रहती हैं। इस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्च और रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे। चौथी यूनिट के अंदर मस्कुलर सिस्टम, और मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं पेशी तंत्र की। तो पेशी तंत्र में उसके टाइप्स होंगे, आप जानते हैं 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं जिसे हम रेखित, अरेखित और कार्डियक मसल्स कहते हैं। उनकी संरचना की बात भी कहेंगे, बताएंगे आपको। स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या उसमें संकुचन कैसे होता है, कंकाली पेशियों में संकुचन की क्रियाविधि का यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी उसका यहाँ पर जिक्र करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। बात बताते हैं कि पेशी संकुचन या पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, 2 जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर होती है। इसमें क्या होते हैं, कुछ मोटे तंतु होते हैं, कुछ पतले तंतु होते हैं। तो मोटे तंतु और पतले तंतुओं के बीच में स्लाइड होना तंतुओं का, ये 2 जेड लाइन पास पास आ जाएं और दूर चली जाएं। इस तरह से जो काम होता है उसे हम पेशी संकुचन कहते हैं। आगे चल के हम इनकी भी आपसे बात करेंगे। ये हो गई आपकी पेशी संकुचन। फिफ्थ यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या अंतर होता है, हम कहते हैं डक्टलेस और ग्लैंड्स विद डक्ट। तो एक तो वे ग्रंथियां जिनमें वाहिनियां होती हैं अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए, डक्ट होती है, नलिकाएं होती हैं। एक होती हैं जिनमें कोई डक्ट नहीं होती, ग्लैंड्स होती हैं, वो सीधे अपने सीक्रेशंस को सीधे ब्लड में उड़ेल दी जाती है। ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और जो डक्ट उन्हें हम वाली ग्लैंड होती हैं उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा
उनके स्रावित होने वाले हार्मोन्स की बात करेंगे, उनका क्रिया किस प्रकार से होगी उसकी बात करेंगे। इसमें हाइपोथैलेमस का क्या योगदान होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस मास्टरपीस कहलाता है और यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस होता है वो सभी ग्रंथियों के सिक्रीशन को नियंत्रण करने के लिए रिलीजिंग फैक्टर मुक्त करता है। रोल ऑफ हार्मोन्स, उनका क्या योगदान होता है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं आपके यहाँ पे हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड्स होती हैं और उसके साथ में एड्रिनल ग्लैंड होती हैं। फिर टेस्टिस अपने आप में ग्लैंड कहलाती है और ओवरी, इस तरह के यहाँ पर, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से संबंधित और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन से संबंधित हार्मोन्स इन्हीं के द्वारा स्रावित होने वाले होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको इस जिसे हम कहें फिजियोलॉजी, मैमिलियन फिजियोलॉजी की जो बात है वो यहाँ पर पूरी होगी इस तरह से। इसके लिए आपको जो बुक की बात आती है, आप जो बुक के लिए कहते हैं बार बार कि कौन सी बुक, तो आपको जिस पुस्तक में ये सब सिलेबस मिले वो पुस्तक आप मार्केट से ले सकते हैं, चाहे वो CBH की ले सकते हैं आप, चाहे RBD की ले सकते हैं, चाहे CBC की ले सकते हैं, और कोई दूसरी भी आपको फ्री में अगर मिलती है किसी साथी से तो आप वो पुस्तक ले सकते हैं। बाकी हम लोग पढ़ाएंगे, टीचर्स लोग जो भी हैं वो आपको इन सब के बारे में बताएंगे, तो आप ये देख लें। दूसरा पेपर इसका जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी तथा प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। इसमें भी 5 यूनिट हैं। तो पहले 3 यूनिट जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, दूसरी यूनिट 2 जो बची हुई हैं वो इम्यूनोलॉजी से या प्रतिरक्षा विज्ञान से संबंधित हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं दोनों ही, बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, और विगत 2 वर्षों में आपने बहुत अच्छी तरह से जान लिया कि प्रतिरक्षा क्या चीज़ होती है और जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन, वैक्सीन, ये सब चीज़ें जो हैं बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी दोनों से संबंधित बातें होती हैं। अब इसी को बात करते हुए हम आपसे रूबरू होते हैं। यहाँ पर पहली यूनिट के अंदर इसकी परिभाषा, इसका इतिहास क्या है, स्कोप क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या अनुप्रयोग हैं बायोटेक्नोलॉजी की, क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या काम में आती है बायोटेक्नोलॉजी। मेजर एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन कौन से एरिया में इसका योगदान होता है। वेक्टर्स फॉर जीन ट्रांसफर, प्लाज्मिड और फेजेज, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेजेज जिस तरह से हम कहते हैं, वो यहाँ पर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेज या फेजेज की बात करते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जीव द्रव्य संलयन की बात जो करते हैं वो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, वो इस यूनिट का हिस्सा है। इन सब के बारे में भी बात करेंगे। सेकेंड यूनिट की बात अगर हम करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हजार्ड्स एंड रेगुलेशंस, ट्रांसजेनिक एनिमल, उनके यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या यूज हो सकता है जैव प्रौद्योगिकी में। ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लोनिंग, क्लोन के बारे में आपने सुना होगा, जिस तरह से डॉली भेट के बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहला क्लोन डॉली भेट का बनाया गया, और उससे आगे इट्स एडवांटेज, क्या इसके फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज। बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, आउटलाइन आइडिया बताना है इसको कि मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे आपसे आगे। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित ही, जिसमें हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड देयर एप्लीकेशन, फूड, ड्रिंक एंड डेयरी बायोटेक्नोलॉजी, इनके भी आउटलाइन की बात करेंगे। फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन, आप खूब जानते हैं फर्मेंटेड फूड क्या होते हैं, और जैसे डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो फर्मेंटेड हैं। और अल्कोहलिक बेवरेज की बात करते हैं तो वो सब भी फर्मेंटेड हैं। वाइन की बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर
यहाँ आपको डेयरी प्रोडक्ट के अंदर चीज़ बन रही है, ये दही बन रहा है, या फिर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, खमीर बनता है, वो सब फूड प्रिजर्वेशंस की बात करते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ फर्मेंटेड फूड की बात करते हैं तो वो चर्चा करेंगे। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेस इंडस्ट्रीज, उद्योगों के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी का पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो उन सब की भी बात यहाँ पर ऊपर बताए रहे हैं। डेयरी इससे का उद्योग है, अल्कोहल या वाइन फैक्ट्री जितनी भी हैं उन सब का उद्योग में योगदान है, फूड प्रिजर्वेशन में इसका योगदान है, तो वो इंडस्ट्रीज जो डेवलप हो रही हैं वो इससे संबंधित है। चौथी और पांचवी यूनिट जो है इम्यूनोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी की बात करते हैं, प्रतिरक्षा की बात करते हैं। ये दो तरह की है, एक तो जन्मजात इन्नेट जिसे हम कहते हैं, और एक एक्वायर्ड जिसे हम अर्जित करके कहते हैं। एक तो हम बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है, और एक हम अर्जित करते हैं फूड सोर्सेज से, दूसरे मेडिसिन लेकर या वैक्सीनेशन करवा कर, ये एक होती है। एक हम जो कहते ही हैं कि बच्चों को दूध पिलाते हैं, माँ से जब जन्म लेता है बच्चा उसी वक्त से उसमें इम्यूनिटी होती है। तो हम जानते हैं, देखो आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर बहुत कम इनिशियली स्टेज में, बाई चांस की बात अलग है, लेकिन रोग कम होते हैं। और एंटीजेंस की बात करते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? एनी काइंड ऑफ फॉरेन मटेरियल विच एंटर इनटू द बॉडी दैट इज कॉल्ड एंटीजन। जो शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर में कुछ गड़बड़ करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। और यहाँ पर एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और हेप्टेन्स, इन सब एंटीजन से संबंधित। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये एंटीबॉडीज होती हैं, उनके 5 प्रकार के यहाँ पर जो है ना आगे चल के देखेंगे। तो उनकी संरचना और उनके कार्य के बारे में। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करते हैं तो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन, जैसे हम ब्लड के अंदर देखते हैं, आप ब्लड ग्रुप अगर आपने देखा होगा चेक करने के लिए, तो उसमें क्या होता है? एग्लूटिनेशन होता है। जब आप ब्लड निकालते हैं तो उसमें आप क्या डालते हैं? उसमें आप एंटीबॉडी डालते हैं, तो उसमें क्लम्पिंग की क्रिया होती है, एग्लूटिनेशन की रिएक्शन कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड लाइटिक रिएक्शन और फैगोसाइटोसिस, ये सब जो है रिएक्शन होती हैं, जैसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नेक्स्ट 5वीं यूनिट के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स एक्शन और एड्स, ये सब इसी से संबंधित है। इन सब के लिए भी जो पुस्तक की बात आप लोग करते हैं बुक के लिए, तो आप फिर वही बात आएगी, आपको जो सबसे सस्ती बुक मिले वो आप ले सकते हैं, आपके दोस्तों से आप ले सकते हैं, और नहीं तो कोई पुरानी पुस्तक भी आप ले सकते हैं, लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं। उनमें आप आरबीडी पब्लिकेशन है उसकी ले सकते हैं, सीबीएच की ले सकते हैं, और सीबीसी की ले सकते हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, और इस सेमेस्टर में राजस्थान यूनिवर्सिटी की अकॉर्डिंग जो पुस्तकें हैं वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में जो बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन रहेगा उसके लिए ये पुस्तक सफिशिएंट नहीं रहेगी, उसके लिए फिर आप लोगों को जो है दूसरी पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा या टीचर्स से संपर्क करना पड़ेगा, जिससे कि वो आपके सिलेबस को कवर करवा देंगे। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है चिंता का विषय है कि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सबसे कम सिलेबस अगर कोई है तो वो इस सेमेस्टर में, मतलब सेकेंड ईयर में होता है। आप लोग चाहेंगे तो नियमित रूप से कोई न कोई वीडियो मैं डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।